ठीक है, हम लोग प्लेटो को आगे का जो विवरण है अनिल जी बताएंगे आपको। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि गुड मॉर्निंग, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों का जो है प्लेटो टॉपिक चल रहा था, उसी में जो है कल हम लोगों ने जो है काफी कुछ पढ़ लिया था, जिसमें प्रस्तावना, प्लेटो का संक्षिप्त परिचय, कार्य एवं रचनाएं, चिंतन पद्धति, प्लेटो के विचार, इसमें दार्शनिक विचार, आदर्शवाद संबंधी विचारों को पढ़ा, जगत संबंधी विचार, ज्ञान संबंधी विचार, आत्मा संबंधी विचार। इसमें हम लोग जो है आत्मा संबंधी विचारों के बारे में पढ़ रहे थे। आत्मा संबंधी विचार। आत्मा विचार में हम लोगों ने कल पढ़ा था, विचार जगत को ईश्वर का मन माना गया है तथा विचार, ईश्वर प्रसूत विचार आत्मा से संबंधित होते हैं। आत्मा की अमरता, आत्मा अमर तथा शाश्वत होती है और इसका शरीर में आने से पूर्व अस्तित्व रहता है। इन दो पॉइंटों को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज है तीसरा पॉइंट, प्लेटो का पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास था। अगर हम हिंदू मान्यताओं की बात करें तो हिंदू मान्यताओं में व्यक्ति का पुनर्जन्म अवश्य होता है, लेकिन ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि मरने के तुरंत बाद ही व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए, यह माना जाता है कि हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं उनमें से कुछ का फल तो जीवन के दौरान ही मिल जाता है और कुछ हमारे प्रारब्ध से जुड़ जाते हैं। इन्हीं कर्मों के फल के मुताबिक जब ब्रह्मांड में ग्रह दशाएं बनती हैं तब वह आत्मा फिर से जन्म लेती है और इस प्रक्रिया में कई साल भी लग सकते हैं और कई दशक भी। यह आत्मा यदि विचारों या प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त कर लेती है तो वह मृत्यु के उपरांत विचारों के जगत में पहुंच जाती है, किंतु जो व्यक्ति पाप करते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात कठोर यातनाएं व कठोर दंड सहन करना पड़ता है। इसी के संदर्भ में प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और पाइथागोरस भी पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। आज भी पुनर्जन्म एक अभूत पहेली ही रह गई है, जहां एक ओर विज्ञान कहता है कि इस सृष्टि में पुनर्जन्म जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, वहीं चिकित्सा विज्ञान कहता है कि पुनर्जन्म होता है। कुल मिलाकर यह समझ पाना अभी भी मुश्किल ही है कि कोई व्यक्ति मरने के बाद फिर से जन्म ले सकता है अथवा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवात्मा के 3 अंग हैं, बुद्धि, संकल्प और वेदना। इसमें यह बताया गया है कि जो जीवात्मा है उसके मुख्य 3 अंग होते हैं, बुद्धि, संकल्प और वेदना। बुद्धि का धर्म ज्ञान, संकल्प का धर्म बल और वेदना का धर्म संवेदनात्मक क्रिया है। इन तीनों का संतुलन या योग न्याय कहलाता है। यानी कि बुद्धि, संकल्प, वेदना, और जो बुद्धि के धर्म को ज्ञान कहा गया है, संकल्प के धर्म को बल कहा गया है, वेदना के धर्म को संवेदनात्मक क्रिया कहा गया है। यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो जो संतुलन तैयार होगा या योग होगा उसे ही न्याय यानी कि जस्टिस कहा जाता है। इन धर्मों के प्राधान्य के कारण मनुष्यों को भी 3 जातियों में विभक्त किया जा सकता है। जिनमें ज्ञान का प्राधान्य है वे संरक्षक यानी गार्जियंस कहलाते हैं, जिनमें बल का प्राधान्य है वे सैनिक सोल्जर्स कहलाते हैं, और जिनमें क्रिया का प्राधान्य है वे पथकजन यानी आर्टिसन कलाकार कहलाते हैं। प्रथम जाति के मनुष्य स्वर्ण के रूप में होते हैं और द्वितीय के चांदी के रूप में और तृतीय पीतल या लोहे के। प्लेटो ने कहा कि प्रजातंत्र के विरुद्ध से, क्योंकि उनके अनुसार इसमें ज्ञान का प्राधान्य नहीं होता। उन्होंने लिखा है
घोड़े और गधे स्वतंत्र मनुष्यों के आदर और अधिकारों को प्राप्त करके सड़कों पर दौड़ते चलें और जो रास्ते में आए उसे मारते चलें, ऐसा उन्होंने लिखा है। प्लेटो ने यह भी बात कही है, स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता या परतंत्रता नहीं है, उसका अर्थ है ज्ञान स्वतंत्रता। जब तक दार्शनिक यानी ज्ञानी संत राजा ना बने या राजा दार्शनिक ज्ञानी संत ना बने, तब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। और इस तरह से आत्मा संबंधी विचार समाप्त हुए। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्लेटो के शैक्षिक विचार, प्लेटोज एजुकेशनल व्यू। प्लेटो के शैक्षिक विचारों में पहला पॉइंट है, प्लेटो की लगभग सभी कृतियों में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। दार्शनिक विचारों के आधार पर इस शिक्षा दर्शन को प्रस्तुत किया गया है, उसमें उन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उनकी लगभग सभी कृतियों में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उन्होंने शिक्षा को एक महान वस्तु, ए ग्रेट थिंग माना है। और दिलाज नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है, शिक्षा प्रथम एवं श्रेष्ठ वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन इज द फर्स्ट एंड फेयरेस्ट थिंग द बेस्ट ऑफ मैन कैन एवर हैव, प्लेटो द लॉज। शिक्षा को केवल वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो कि सर्वोत्तम हो, क्योंकि शिक्षा प्रथम एवं श्रेष्ठ वस्तु है जिसे सभी मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्लेटो का विचार था। नेक्स्ट है सद्गुण ही ज्ञान है। तो सद्गुण ही ज्ञान है को सुकरात ने कहा था, क्योंकि सुकरात के शिष्य थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपने गुरु सुकरात के वाक्यों की पुनरावृत्ति की, जिसमें बताया कि सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज, अर्थात सिद्धांत की उत्तमता के साथ कार्य एवं सिद्धांत में एक रूपता। इन्होंने बताया कि बुद्धिमत्ता, साहस, संयम तथा न्याय आदि सद्गुणों को प्राप्त करना सच्चा ज्ञान है और इन गुणों में प्रशिक्षित होना ही सच्ची शिक्षा है। नेक्स्ट, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय नैतिक विकास एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया से है। प्लेटो बालकों में शिक्षा द्वारा नैतिक गुणों का विकास करके शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया एवं वैयक्तिक प्रक्रिया दोनों ही मानते हैं, ताकि व्यक्ति अपने नैतिक उत्थान के साथ अपने समाज में अपना समायोजन स्थापित कर सके और अपना जीवन सुखी एवं शांतिपूर्वक बिताते हुए चरम लक्ष्य अर्थात सत्य की प्राप्ति कर सके। सेकेंड पॉइंट है, शिक्षा द्वारा नैतिक गुणों का विकास करके शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया एवं वैयक्तिक प्रक्रिया दोनों ही मानते हैं, यानी कि इसमें इसको सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया है प्लेटो ने और वैयक्तिक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया है। थर्ड पॉइंट है, शिक्षा चरम सत्य या शिव के रूप और सुंदर के दर्शन का मार्ग है। सुंदर दर्शन तो एक व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्ति की आत्मा का दर्शन है और इसीलिए शिक्षा एक वैयक्तिक प्रक्रिया भी है। इसी में श्री मॉरिस ने बताया है कि प्लेटो ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के साथ समायोजन करता है। प्लेटो के शब्दों में शिक्षा मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करती है। एजुकेशन कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी एंड सोल ऑल परफेक्शन ऑफ विच दे आर सब्जेक्टिबल। दिलाज के द्वारा शिक्षा की परिभाषा दी गई है। इसमें बताया गया है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों में सद्गुणों की प्रारंभिक मूल प्रवृत्तियों के विकास हेतु उपयुक्त आदतों द्वारा किया जाता है। यह प्रशिक्षण हमें योग्यता प्रदान करता है जिससे हम उस वस्तु को जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक घृणा करते हैं और उस वस्तु से प्रेम करते हैं जिससे हमें वास्तव में प्रेम करना चाहिए। मेरी दृष्टि में सच्ची शिक्षा वही है, ऐसा दिलाज में शिक्षा की परिभाषा को देते हुए बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षा के कार्य तथा उद्देश्य। प्लेटो ने शिक्षा को समूची सृष्टि की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग माना है। प्लेटो का कथन है, शिक्षा का उद्देश्य नेत्र को उस ज्योति की ओर घुमा देना है जो आत्मा को पहले से ही प्राप्त है। शिक्षा का संपूर्ण कार्य ज्ञान को आत्मा में नहीं रखना है, वरन उन सर्वोत्तम वस्तुओं को बाहर निकालना है जो आत्मा में अंतर्निहित हैं, और यह कार्य आत्मा को सही लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने से हो सकता है। इस आधार पर कुछ शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं, जिनमें पहला उद्देश्य है नागरिक कुशलता का विकास। प्लेटो का विचार था कि
शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नागरिक की कुशलता है, क्योंकि प्लेटो के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण सद्गुण है। इस गुण को विकसित करने के लिए युवकों में साहस, धैर्य एवं सैनिक कुशलता की आदतों का विकास होना चाहिए। प्लेटो ने लिखा है कि यदि आप पूछें कि सामान्य रूप से अच्छी शिक्षा क्या है, इसका उत्तर सरल है कि अच्छी शिक्षा श्रेष्ठ मनुष्यों का निर्माण करती है। अच्छी शिक्षा वही है जो श्रेष्ठ मनुष्यों का निर्माण करे। प्लेटो ने इसका उत्तर देते हुए बताया है। नंबर सेकेंड पॉइंट, संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण। प्लेटो ने शिक्षा के द्वारा संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करने को कहा है। प्लेटो के अनुसार शरीर तथा मन आदतजन्य तथा विवेकजन्य जीवन सैद्धांतिक एवं सामूहिक हितों में एकीकृत संपूर्ण बनाने के लिए सामंजस्य होना परमावश्यक है। यानी प्लेटो ये चाहते हैं कि जो विवेकजन्य जीवन हो उसमें सैद्धांतिक और सामूहिक दोनों हितों को ले लिया जाए और उनको एकीकृत करते हुए संपूर्ण बनाने के लिए सामंजस्य करना बहुत आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है शारीरिक और मानसिक विकास। प्लेटो का विचार है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास करना होना चाहिए। प्लेटो का कथन है कि क्या मैं यह कहने में सत्य नहीं हूँ कि उत्तम शिक्षा वह है जो शरीर एवं मन को उन्नत बनाने का सर्वाधिक प्रयास करती है। इससे अधिक स्पष्ट और कोई बात नहीं है कि सबसे सुंदर शरीर वे हैं जो शैशवावस्था से सर्वोत्तम एवं शुद्धतम ढंग से विकसित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की एकता को प्राप्त करना। प्लेटो ऐसे समाज की स्थापना के पक्षपाती रहे हैं जिसमें सामुदायिक एवं सहयोग की भावना हो तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन माना और सहयोग तथा सामुदायिक जीवन की भावना का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया। प्लेटो ने राज्य के लोगों को ज्ञान के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया था, तृष्णा, संकल्प और विवेक। उन्होंने इन 3 वर्गों को मिलाकर कार्य करने को कहा है जिससे राज्य में एकता स्थापित हो सके। प्लेटो के इस विभाजन का आधार बुद्धि एवं ज्ञान था। प्लेटो ने इन विचारों के संबंध में जॉन डीवी ने लिखा है कि किसी ने भी प्लेटो की अपेक्षा अच्छे ढंग में यह बात स्पष्ट नहीं की कि समाज उस समय स्थायी रूप से संगठित होता है जब प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है कि वह दूसरों को लाभ पहुँचे। प्रत्येक व्यक्ति में ऐसा करने की मनोवृत्ति पाई जाती है। अतः शिक्षा का यह कार्य कि मनोवृत्तियों की खोज करे और उन्हें सामाजिक लाभ के लिए प्रशिक्षित करे अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट है स्वशासित व्यक्ति का निर्माण। प्लेटो स्वशासित व्यक्तियों के निर्माण को भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य मानते थे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सर्वोत्तम ढंग से अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। प्लेटो के अनुसार यदि हमारे नागरिक उचित प्रकार से शिक्षित हैं और समझदार हैं, व्यक्तियों के समान विकसित होते हैं, तो वे सरलता से अपने जीवन में व्यवस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना। प्लेटो शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बालक को सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए योग्य बनाना भी मानता था तथा बालक को विद्यालय में ही इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्लेटो का कथन है कि वास्तविक व सच्ची शिक्षा मनुष्यों को एक दूसरे के साथ अपने संबंधों में सभ्य तथा मानवीय बनाने की प्रवृत्ति रखेगी, ऐसा प्लेटो ने रिपब्लिक में कहा था। रिपब्लिक इनकी प्रमुख पुस्तक थी। 7वां है पॉइंट विवेक का विकास। प्लेटो का विचार है कि सामाजिक जीवन की एक आधारशिला जो होती है वो विवेक होता है, जो प्रत्येक बालक में कम मात्रा में पाया जाता है। अतः प्लेटो का यह विचार है कि शिक्षा के द्वारा बालक में विवेक का विकास किया जाना चाहिए, जिससे बालक में तृष्णा का आधिपत्य न रहे। नंबर 8वां है शाश्वत मूल्यों का साक्षात्कार। प्लेटो के अनुसार शाश्वत मूल्यों यानी कि सत्यम, शिवम, सुंदरम का करना भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। प्लेटो शाश्वत मूल्यों को परमात्मा का प्रमुख गुण मानते थे। उनका विचार था कि परमात्मा से संबंध स्थापित करने के लिए बालकों में इन मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। प्लेटो के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति करना है।
अतः शिक्षा का भी प्रमुख उद्देश्य बालक में आत्मानुभूति का ज्ञान है। परंतु प्लेटो का विचार था कि बालक में आत्मानुभूति का ज्ञान तभी होगा जब उसका सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य का उत्तरदायित्व तो शिक्षा की व्यवस्था करना है जिससे वे राष्ट्र के श्रेष्ठ नागरिक बने। अर्थात उन्होंने शिक्षा के समस्त उद्देश्य को राज्य के दृष्टिकोण से निर्धारित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो की शिक्षा योजना। प्लेटो की शिक्षा योजना, इसमें प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को निम्न स्तरों में बांटा था। पहला है प्रथम चरण शैशवकाल, जन्म से 3 वर्ष तक। इस अवस्था को प्लेटो ने जन्म से 3 वर्ष की अवस्था तक माना था। जैसे इस काल में बालक को पुष्टिकारक भोजन मिलना चाहिए तथा उनको विभिन्न परिस्थितियों से संभवतः बचाने का प्रयास भी करना चाहिए। द्वितीय चरण, जिसे नर्सरी कहा गया है, यह काल प्लेटो की शिक्षा योजना में 3 से 6 वर्ष तक का था। प्लेटो के अनुसार शिक्षा की दृष्टि से यह काल बड़ा महत्वपूर्ण है। यह काल की शिक्षा में बालक को मनोरंजन की वस्तु में, इस काल में जो है बालक को ये बताया गया है कि मनोरंजन की वस्तुएं उसको दी जानी चाहिए, खेल कूद, परियों और दैवीय कहानियों को स्थान दिया जाना चाहिए और बालकों के अंदर जो है सद्गुण का विकास किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है तृतीय चरण, जिसे प्रारंभिक स्तर कहते हैं। प्रारंभिक स्तर का यह चरण 6 से 13 वर्ष तक की आयु का होता है। प्लेटो के अनुसार इस स्तर पर बालक तथा बालिकाओं के लिए समान पाठ्यचर्या होनी चाहिए तथा शिक्षा का प्रमुख कार्य बालक और बालिकाओं को अनियंत्रित क्रियाओं एवं आचरण को नियंत्रित करना तथा उनके अंदर सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिए। इसके अतिरिक्त धर्म, खेलकूद, व्यायाम, संगीत, गणित, साहित्य, भाषा आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्लेटो का विचार था कि संगीत तथा नृत्य से बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं सृजनात्मक विकास होता है। चतुर्थ चरण माध्यमिक स्तर था। इसमें 13 से 16 वर्ष तक बताया गया है यह चरण। इसमें प्लेटो ने बताया है कि 13 वर्ष की अवस्था वीणा को प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त अवस्था है और बालक इसको 3 वर्षों तक सीख सकता है। उसको इस निर्धारित अवधि से अधिक या कम समय तक संगीत सीखने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्लेटो के अनुसार इस अवस्था में वाद्य संगीत, धार्मिक गीत, कविता एवं गायन, साहित्य आदि की शिक्षा ही दी जानी चाहिए। इसके बाद पंचम चरण व्यायाम काल आ जाता है, जिसकी आयु 16 से 20 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। इस स्तर में राज्य के लिए सैनिक तैयार किए जाने चाहिए तथा व्यायाम, खेल कूद, घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र के प्रयोग एवं युद्ध कला की शिक्षा दी जाए तथा प्रथम 2 वर्षों में शरीर को सबल बनाने के लिए प्रयास किया जाए तथा अंतिम 2 वर्षों में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाए। यानी कि 16 से 18 साल तक शरीर को सबल बनाया जाए और उसके बाद 19 और 20वें साल में जो है सैनिक प्रशिक्षण दिया जाए। इसके बाद प्रथम बहिष्करण जांच 20 वर्ष की अवस्था में निर्धारित की गई थी। राज्य के नागरिकों की सामान्य शिक्षा पूरी हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि 20 वर्षों में राज्य के नागरिकों की सामान्य शिक्षा पूरी हो जाती है। इस अवस्था में एक बहिष्करण परीक्षा होती थी। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्पादक वर्ग के कार्य सौंपे जाते थे, जैसे क्लर्की है, उद्योग है, दुकानदारी है आदि अन्य अनेक प्रकार के कई कार्य सौंपे जाते थे। यह परीक्षा लिखित एवं प्रायोगिक होती थी, यानी कि जो परीक्षा का स्वरूप होता था वो लिखित और प्रायोगिक दोनों होता था। इस परीक्षा में सफल छात्र आगे 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के लिए चुने जाते थे। फिर इसके बाद छठा चरण आता है उच्च शिक्षा का। इसकी आयु 20 से 30 वर्ष रखी गई थी। इस समय युवकों को अंकगणित, रेखा गणित, संगीत, नक्षत्र विद्या, तर्क, ज्यामिति आदि वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन कराया जाता था। प्लेटो के अनुसार विज्ञानों के अध्ययन से युवकों में तर्क शक्ति का विकास करना चाहिए। फिर इसके बाद द्वितीय बहिष्करण परीक्षा आ जाती है, यानी प्रथम बहिष्करण परीक्षा 20 वर्ष की अवस्था में थी, तो द्वितीय बहिष्करण परीक्षा जो है 30 वर्ष की अवस्था में कराई जाती थी।
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 30 वर्ष की अवस्था में युवक को पुनः परीक्षा देनी होती थी। इस परीक्षा में सफल विद्यार्थी 5 वर्ष का अग्रिम अध्ययन करते थे तथा असफल विद्यार्थी शासन में कनिष्ठ अधिकारी होते थे। इसके बाद आपका 7वां चरण आ जाता है, सप्तम चरण, जिसे हम उच्चतम शिक्षा कहते थे। इसकी आयु जो है 30 से 45 वर्ष तक रखी गई थी। उच्चतम शिक्षा के काल में प्लेटो दर्शन शास्त्र के अध्ययन को अधिक महत्व देते थे। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र तथा न्याय की शिक्षा को भी महत्व देते थे। प्लेटो का विचार था कि 5 वर्ष तक युवक डायलेक्टिक का अध्ययन करेगा तथा 15 वर्ष के लिए हितों के संरक्षक बनेंगे। 15 वर्ष तक ये युवक समाज के संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित होकर व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर राज्य की सेवा करेंगे। 50 वर्ष की अवस्था में उनको पदमुक्त किया जाएगा तथा प्लेटो के अनुसार 50 वर्ष की आयु के पश्चात मनुष्य को तर्कशास्त्र एवं आध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इनके चिंतन मनन से ईश्वर की प्राप्ति संभव है और यह अध्ययन मनुष्य जीवन के अंत समय तक करता रहेगा। इसके बाद प्लेटो की शिक्षा योजना में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जो है समान शिक्षा निर्धारित थी। उनका विचार था कि व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, परंतु कला अथवा उद्योग की शिक्षा को लेकर शांत हो जाना निंदनीय है। इसी प्रकार सार्वभौमिक शिक्षा पर प्लेटो ने कोई बल नहीं दिया है तथा दासों को उन्होंने शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा है। इसके बाद आ जाता है शिक्षा का पाठ्यक्रम। शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया गया है प्लेटो के अनुसार? यूनानी आदर्शवादी दार्शनिकों में प्लेटो ने मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार व ईश्वर की प्राप्ति हेतु तीनों मूल्यों जिसमें सत्यम एवं सुंदरम को अनिवार्य रूप से जीवन में अपनाए जाने पर बल दिया है। ये तीनों मूल्यों की प्राप्ति बौद्धिक, कलात्मक एवं सौंदर्यात्मक पर बल दिया है। अब मनुष्य की जो प्रमुख क्रियाएं होती हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ मैन, इनको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है बौद्धिक स्तर, दूसरा है कलात्मक और सौंदर्यात्मक स्तर और तीसरा है नैतिक स्तर। बौद्धिक स्तर को जो है सत्य की खोज के लिए बताया गया है। कलात्मक और सौंदर्यात्मक स्तर को जो है सुंदरम की प्राप्ति के लिए बताया गया है और नैतिक क्रियाओं के स्तर को जो है शिवम की प्राप्ति के लिए बताया गया है। अगर हम सत्य की खोज करना चाहते हैं तो उसमें प्रमुख विषय को निर्धारित किया गया है बौद्धिक स्तर के अंतर्गत, जिसमें भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, विज्ञान में शारीरिक विज्ञान तथा खगोल विद्या को रखा गया है। द्वितीय भाग है आपका कलात्मक और सौंदर्यात्मक स्तर में। इसमें जो है विभिन्न कलाएं रखी गई हैं, कविता को रखा गया है और संगीत को भी रखा गया है। नैतिक क्रियाएं यानी शिवम की प्राप्ति हेतु धर्म, नीति शास्त्र और आध्यात्म शास्त्र को रखा गया है। इस तरह से प्लेटो ने शिक्षा के पाठ्यक्रम को संतुलित बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा के साथ साथ संगीत की शिक्षा को भी महत्व दिया है। प्लेटो ने बालकों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे सभी काव्य, संगीत तथा साहित्य को न रखा जाए जिससे उनमें अवगुणों का विकास होता है। इस बात के लिए प्लेटो ने काफ़ी अधिक जोर दिया है कि ऐसे विषयों को न रखा जाए बालकों की शिक्षा के लिए जिससे कि उनमें अवगुणों का विकास हो। प्लेटो मनुष्य के जीवन में संतुलन को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि संतुलन बिगड़ने से ना तो व्यक्ति का भला होता है और ना ही समाज का। इस प्रकार प्लेटो एक संतुलित पाठ्यक्रम की व्यवस्था को विशेष रूप से महत्व देते हैं। इसके बाद आ जाता है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में पहला पॉइंट है ज्ञान की खोज शिक्षा का लक्ष्य है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने बताया है कि ज्ञान की खोज जो है वो शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए, अतएव शिक्षण विधि भी जो है उसी के अनुकूल होनी चाहिए। इसी में प्लेटो ने बताया है दूसरा पॉइंट, शिक्षा योजना में सबसे प्रमुख विषय डायलेक्टिक तर्क का विषय है, जिसका अभिप्राय विचारवान व्यक्तियों का वाद विवाद अथवा तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण है। डायलेक्टिक यानी तर्क एक ऐसा विषय होता है जिसमें विचारवान तथा शिक्षित व्यक्ति वाद विवाद अथवा तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करते हैं। इसी के माध्यम से शिक्षा को रुचिकर एवं ग्राह्य बनाने के लिए अनेक विधियों के प्रयोग करने पर बल दिया, जिसमें प्रमुख रूप से विधियां थी प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप विधि,
व्यवहारिक या प्रयोगात्मक विधि, स्वाध्याय विधि, रुचिकर प्रस्तुतिकरण और खेल द्वारा शिक्षण आदि को इन्होंने प्रमुख रूप से रखा। प्लेटो ने लिखा है कि शारीरिक प्रशिक्षण अनिवार्य कर देने पर शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती, किंतु जो ज्ञान अनिच्छा से प्राप्त किया जा सकता है मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए इच्छा के विरुद्ध शिक्षा न दी जाए और प्रारंभिक शिक्षा को एक प्रकार का मनोरंजन बना दिया जाए। प्लेटो के अनुसार प्रारंभ में बच्चे खेलकूद की शिक्षा खेल विधि से प्राप्त करेंगे। संगीत और व्यायाम की शिक्षा अवलोकन, प्रयोग एवं अभ्यास के द्वारा प्राप्त करेंगे। भाषा, साहित्य, गणित, ज्यामिति, धर्म की शिक्षा प्रश्नोत्तर तथा आगमन विधि से प्राप्त करेंगे। दर्शन एवं तर्क के लिए उन्होंने वाद विवाद एवं तर्क विधि को महत्व दिया है। प्लेटो के तर्क का स्पष्टीकरण करते हुए बायड महोदय ने लिखा है, तर्क क्या है? शाब्दिक रूप से वह विचारवान व्यक्तियों का वाद विवाद या तर्क युक्त स्पष्टीकरण है। इस विचार को बायड महोदय ने प्लेटो के लिए तर्क के संदर्भ में बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक। अब शिक्षक का क्या स्थान होना चाहिए और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है शिक्षक को समाज में ऊंचा स्थान देना। प्लेटो ने अपनी रचनाओं में शिक्षक के स्थान के विषय में पृथक से नहीं लिखा है, परंतु उन्होंने स्वयं को अपने विश्वविद्यालय में एक आदर्श शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके विचारों से ये स्पष्ट होता है कि वे शिक्षक को समाज में ऊंचा स्थान देते थे। सेकेंड पॉइंट है शासन के उच्चतम अधिकारी शिक्षक थे। उनका सेवा काल सिर्फ 50 से 55 वर्ष तक की आयु अर्थात केवल 5 वर्ष की ही होती थी। उनके अनुसार शासन के उच्चतम अधिकारी शिक्षक ही थे। उनका सेवा काल जो है 50 से 55 वर्ष तक की आयु अर्थात केवल 5 वर्ष तक की होता था। ज्ञान के भंडार, दार्शनिक एवं अंतर्दृष्टि प्राप्त व्यक्ति ही शिक्षक होंगे, जिससे समाज का मार्गदर्शन होगा। प्लेटो के अनुसार जीवन के मूल्यों के विकास को अधिक महत्व दिया जाता है। अध्यापक का कार्य यह है कि वह छात्रों को मूल्यों की ओर विमुख करे तथा आचरण के लिए अवसर प्रदान करे। शिक्षक का मुख्य कार्य कक्षा में एक समुचित वातावरण का सृजन करना होता है, जिससे छात्रों में संकल्प शक्ति का विकास हो सके और वे अपने व्यक्तित्व का अपेक्षित विकास कर सकें। इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति ही शिक्षक होंगे जिनके पास ज्ञान का भंडार हो, दार्शनिक हो और अंतर्दृष्टि की प्राप्ति करने वाले हों, ताकि वे बच्चों का मार्गदर्शन करने के साथ साथ समाज का भी मार्गदर्शन कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट शिक्षार्थी लर्नर आ जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है शिक्षार्थी को उसकी योग्यता अनुसार शिक्षा देना। प्लेटो का विचार था कि शिक्षार्थी को उसकी योग्यता अनुसार शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बालक की योग्यता ही उसे उसके जीवन में आगे बढ़कर चलने के लिए अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्रेरित करती है। जिस बालक की जैसी योग्यता हो उसे उसी प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वो सर्वांगीण विकास को प्राप्त कर सके और अपना स्वयं का, परिवार का तथा समाज और समाज के साथ साथ राष्ट्र का भी कल्याण कर सके और उसमें अपनी महती भूमिका अदा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक के अनुशासन में रहकर अध्ययन करें। यानी शिक्षार्थी को चाहिए कि वो शिक्षक के अनुशासन में रहकर अध्ययन करे और इसके साथ साथ शिक्षक के द्वारा दिए गए आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करे। वह शिक्षक के अनुशासन में रहकर यदि अध्ययन करे तो वह अपने स्वरूप को पहचान कर अपनी योग्यताओं का अधिकतम विकास कर सकेगा। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है राष्ट्रहित के कार्यों में योग्यताओं का अधिकतम प्रयोग। जब शिक्षार्थी अपने निहित ज्ञान एवं शक्तियों का अधिकतम विकास कर ले तो उसे इन योग्यताओं को राष्ट्रहित के कार्यों में अधिकतम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सुकरात एवं प्लेटो के अनुसार बालक को शक्तियों एवं ज्ञान का असीम भंडार माना जाता है। सुकरात ने यह भी बताया है कि बालक को मनुष्य का पिता कहा गया है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। इसमें जो है बच्चे को पिता के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट है विद्यालय। प्लेटो के अनुसार विद्यालय ऐसे नैतिक शक्ति संपन्न स्थान होने चाहिए जहां शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थी सतत उच्च सामाजिक आदर्शों और नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। इसलिए प्लेटो ने जन्म से मृत्यु तक
अलग अलग विद्यालयों की कल्पना की थी, जिसमें कौन कौन से प्रमुख विद्यालय थे जन्म से मृत्यु तक की, जिसमें पहला है आपका जन्म से 3 वर्ष तक शिशु विद्यालय, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक नर्सरी विद्यालय, 6 से 13 वर्ष तक प्रारंभिक विद्यालय, 13 से 16 वर्ष तक वाद्य संगीत विद्यालय, 16 से 20 वर्ष तक जिम्नास्टिक और सैनिक विद्यालय, 20 से 30 वर्ष तक विभिन्न विज्ञानों के विद्यालय, 30 से 35 वर्ष तक दर्शन या तर्क शिक्षा के विद्यालयों को बताया था। प्लेटो अपने गुरु सुकरात की तरह घूमकर सड़कों में शिक्षा देने का समर्थन नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे जो है उन्होंने एकेडमी का नाम दिया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन में पहला पॉइंट है बच्चों की इंद्रियां उन्हें अनैतिक आचरण की तरफ ले जाती हैं, ऐसा प्लेटो ने कहा था। प्लेटो के अनुसार बच्चों की इंद्रियां उन्हें अनैतिक आचरण की तरफ ले जाती हैं। बच्चों की इंद्रियां कभी कभार उन्हें अनैतिकता की तरफ खींच ले जाती हैं, जिससे कि वे अनैतिक आचरण का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए इस अनैतिक आचरण को रोकने के लिए दंड को भी उन्होंने अनिवार्य किया है। और सेकंड पॉइंट बताया है कि बच्चों के ऊपर कड़ा नियंत्रण रखा जाना चाहिए तथा उन्हें दंड भी देना चाहिए। पाश्चात्य आदर्शवाद के जनक प्लेटो के अनुसार शिक्षार्थी को आध्यात्मिक बनाने हेतु नैतिक आचरण अनिवार्य है, जिसके लिए वे कठोर नियंत्रण और दंड का विधान करते हैं, किंतु वे यह भी मानते हैं कि वास्तविक सच्चा अनुशासन तो आंतरिक ही होता है, जिसमें व्यक्ति अपने अंतःकरण व आत्मा से प्रेरित होकर तदनुकूल आचरण करता है। तथा शिक्षार्थी के लिए नैतिक आचरण परक वातावरण का सृजन होना आवश्यक है। और थर्ड पॉइंट है दंड बच्चों को शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा, परंतु शिक्षक यदि अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करे तो राज्य उन्हें दंडित करे। प्लेटो दंड का विधान स्वीकार करते थे। यह दंड बच्चों को शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा, परंतु यदि शिक्षक अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करें तो राज्य उन्हें दंडित करे। अर्थात प्लेटो अनुशासन को एकाकी नहीं मानते थे, वे बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक अनुशासन पर बल देते थे। द लाज नामक पुस्तक में प्लेटो ने लिखा है कि चाहे युद्धकाल हो या शांति काल हो, प्रत्येक को अपने नेता का अनुगमन करना चाहिए। अर्थात वे आत्मानुशासन एवं सामाजिक अनुशासन को ज़्यादा महत्व देते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट है शैक्षिक दृष्टिकोण से स्त्री पुरुष को समान दृष्टिकोण से देखते थे। अब अगर बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो एक ऐसे पश्चिमी सभ्यता के दार्शनिक थे जो कि एक समान रूप से स्त्री पुरुष को देखते थे। प्लेटो ने एक समान पाठ्यक्रम लागू करने के लिए भी कहा था, ताकि स्त्री पुरुष समान रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सकें तथा उनमें कोई भेदभाव न रहे। शैक्षिक दृष्टि से सभी स्त्री पुरुष समान थे, यह प्लेटो ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक दृष्टिकोण से स्त्री पुरुष से निर्बल होती है, परंतु अन्य दृष्टिकोण में वह पुरुषों के समान होती है। प्राकृतिक दृष्टिकोण को देखा जाए तो उसमें स्त्री को पुरुष से निर्बल बताया गया है, अर्थात स्त्री पुरुष की अपेक्षा कमजोर होती है, परंतु अन्य सभी दृष्टिकोणों में वह पुरुषों के समान ही होती है। थर्ड पॉइंट है स्त्रियों के लिए संगीत, नृत्य, व्यायाम, सैनिक अभ्यास तथा युद्ध कला आदि का अध्ययन सुनिश्चित किया गया था। इसीलिए प्लेटो ने स्त्रियों के लिए विशेष रूप से संगीत, नृत्य, व्यायाम, सैनिक अभ्यास एवं युद्ध कला का अध्ययन सुनिश्चित करवाया था तथा तदनुरूप शिक्षा प्रक्रिया को लागू किया, जिससे स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा के अवसर मिल सकें और वे सामाजिक विकास कर अपनी भूमिका को परिवार एवं समाज व देश के लिए अदा कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा शैक्षिक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है राज्य को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार करना। प्लेटो राज्य को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार करते थे, क्योंकि राज्य अपनी समस्त संस्थाओं एवं व्यक्तियों के ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता है। यानी कि राज्य वह है जो अपनी सर्वोच्च सत्ता यानी कि प्रभुसत्ता को प्रदर्शित करता है, जो कि वो समस्त व्यक्तियों के ऊपर लागू कर सकता है, संस्थाओं के ऊपर लागू कर सकता है। और यह राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह समस्त संस्थाओं एवं व्यक्तियों के लिए समुचित साधन जुटा सके
ताकि वे शिक्षा के मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। सेकेंड पॉइंट है बच्चे राज्य की संपत्ति होंगे न कि परिवार की। प्लेटो ने यहाँ पर यह बताया है कि जो बालक होंगे या बच्चे होंगे वो परिवार की संपत्ति ना हो करके बल्कि राज्य की संपत्ति माने जाएंगे, और क्योंकि बच्चों पर सर्वोच्च सत्ता का प्रभाव होना चाहिए न कि परिवार का, इसलिए बच्चों को जन्म से ही राज्य के नियंत्रण में ही होना चाहिए ताकि वे समस्त रूप से अपना कल्याण कर सकें तथा शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। थर्ड पॉइंट है जन्म से बच्चों को राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए तथा राज्य का कार्य प्रत्येक बच्चे के पालन पोषण से लेकर उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था करना है, परंतु सिर्फ प्रतिभाशाली बालक ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। राज्य की शिक्षा को चलाने व निरीक्षण करने के लिए शासन में पृथक रूप से उच्च अधिकारी नियुक्त होंगे जो केवल 5 वर्ष यानी जिनकी आयु 50 से 55 वर्ष तक की होगी उन्हें ही केवल इन पदों पर कार्यरत रखा जाएगा, जो कि उच्च अधिकारी कहलाएंगे, और इनका कार्य केवल शिक्षा को चलाने के लिए और उसका निरीक्षण करने के लिए किया जाएगा। प्लेटो का विचार था कि ये अधिकारी उचित शिक्षा योजना को कार्यान्वित कर सकेंगे, अर्थात प्लेटो शिक्षा की अनिवार्यता के साथ उसे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी मानते थे। शैक्षिक प्रशासन में शिक्षा मंत्री का एक पद हुआ करेगा। प्रतिदिन के शैक्षिक मामले शिक्षा सुपरिटेंडेंट यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन के अधिकार में होंगे। इसके अधीन 2 डायरेक्टर होंगे संगीत एवं जिम्नास्टिक के लिए। पहला जो डायरेक्टर होगा वो संगीत के लिए होगा, दूसरा डायरेक्टर जिम्नास्टिक के लिए होगा। थर्ड है नेक्स्ट पॉइंट, प्रतियोगिताओं एवं परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए पृथक सुपरिटेंडेंट तथा अधिकारी नियुक्त होंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट, प्लेटो का मूल्यांकन शिक्षा शास्त्री के रूप में। अब अगर हम बात करें प्लेटो के मूल्यांकन की शिक्षा शास्त्री के रूप में, तो पाश्चात्य शिक्षा के सर्वप्रथम निदेशक थे। यानी कि प्लेटो एक ऐसे व्यक्ति थे जो पाश्चात्य जगत से संबंधित थे और सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आदर्श राज्य की संपूर्ण शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया था, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने शिक्षक सिद्धांतों को आदर्श रूप देने के उद्देश्य से अकादमी यानी विद्यालय की स्थापना की थी और स्वयं शिक्षक के रूप में कार्य किया था। यह कहा जा सकता है कि यह पाश्चात्य शिक्षा के सर्वप्रथम निदेशक भी रहे थे। प्लेटो के शैक्षिक चिंतन एवं कार्यों का मूल्यांकन भारतीय समाज की परिस्थितियों एवं भविष्य की संभावनाओं और आकांक्षाओं को दृष्टिकोण में रखकर किया जा सकता है। अब इसके बाद आ जाते हैं इनके गुणों के बारे में देख लेते हैं कि प्लेटो के क्या क्या गुण हैं। तो प्लेटो शिक्षा में एकता और समानता के सिद्धांत का प्रतिपादक था तथा स्त्री पुरुष को शैक्षिक दृष्टिकोण से समान देखते थे। यानी कि प्लेटो एक ऐसे व्यक्ति थे जो शिक्षा में एकता और समानता के सिद्धांत को मानते थे। यानी कि शिक्षा में एकता होनी चाहिए और समानता भी होनी चाहिए, यानी सभी वर्गों के लिए समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उनमें एकता जुड़े हुए होने चाहिए, सामंजस्य स्थापित होना चाहिए तथा साथ ही वह स्त्री व पुरुष को शैक्षिक दृष्टिकोण से समान ही देखते थे। उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या अंतर नहीं मानते थे। उन्होंने उच्च से लेकर के प्राथमिक शिक्षा की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसके साथ ही उन्होंने उच्च से लेकर के निम्न यानी कि प्राथमिक स्तर तक की रूपरेखा प्रस्तुत की, वो काफ़ी विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की थी। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, प्लेटो शिक्षक को विद्यालय एवं समाज में उचित स्थान देता था। यानी कि प्लेटो का एक प्रमुख, प्लेटो के शैक्षिक योजना में प्रमुख रूप से बताया गया कि जो शिक्षक होगा वो विद्यालय एवं समाज में उसका एक उचित स्थान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक वही है जो अपने छात्रों का समुचित वातावरण के साथ समाज में उसको स्थापित करते हुए उचित रूप से उसका विकास कर सके। और ऐसे विकास को करने के लिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शिक्षक ही अपने छात्रों को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाता है। इसलिए उस शिक्षक का कहीं ना कहीं, चाहे वो विद्यालय के लिए हो या समाज के लिए हो, उसमें उचित स्थान देना चाहिए, ऐसा प्लेटो ने निर्धारित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेटो ने शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर बल दिया। यानी कि प्लेटो दोनों ही रूपों में चाहते थे,
चाहे वो शिक्षा का व्यक्तिगत पक्ष हो या सामाजिक पक्ष हो। व्यक्तिगत और सामाजिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों के समन्वय पर बल दिया था तथा उसकी जो शिक्षा योजना थी शरीर, मन तथा आत्मा के विकास पर आधारित थी। और जो प्लेटो ने शिक्षा योजना प्रस्तुत करी थी उस शिक्षा योजना में जो है शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास पर बहुत अधिक जो है बल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मानुशासन और सामाजिक अनुशासन पर बल। यानी कि प्लेटो ने ये भी निर्धारित किया था कि अगर हम स्व अनुशासित होंगे, आत्मानुशासित होंगे और सामाजिक अनुशासन हमारे पर रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है हम कुरीतियों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे और हमारे अंदर के जो भी गुण हैं और हमारी इच्छाएं हैं हम उनके अनुरूप ही जो है कार्यों को करेंगे जो सामाजिक अनुशासन के अंतर्गत रहेंगे और आत्मानुशासित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के नैतिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को महत्व। यानी प्लेटो ने यह भी निर्धारित किया था कि शिक्षा के नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष को महत्व दिया जाना चाहिए। नैतिक पक्ष से तात्पर्य है नैतिक क्रियाओं के द्वारा बालक के अंदर धर्म, नीति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र का विकास किया जाना चाहिए और आध्यात्मिकता को देखते हुए बच्चों के अंदर जो है अध्यात्म शास्त्र को किस तरह से विकसित किया जाए उसको जो है विशेष रूप से महत्व देते थे। इसके साथ ही साथ जो है शिक्षण विधियों में प्लेटो ने तर्क विधि, सुकराती विधि, खेल विधि जैसे वैज्ञानिक विधियों का समर्थन किया। यानी कि प्लेटो ने अपनी जो शिक्षण विधियाँ थी उनमें प्रमुख रूप से जो है तर्क विधि, सुकराती विधि, खेल विधि और अन्य वैज्ञानिक विधियों का भी जो है समर्थन किया था और ये प्रबल समर्थक भी थे जिसमें संवाद विधि जो है डायलेक्टिकल विधि जो है विशेष रूप से प्रमुख थी। उसके बाद प्रश्नोत्तर है क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की विधि थी इसलिए जो है उसको क्योंकि ये शिष्य थे इसलिए उन्होंने जो है इसको अपनाया था प्रश्नोत्तर विधि को। और इसी तरह से जो है अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है और नेक्स्ट पॉइंट में हमारे दोष आ जाते हैं। तो दोष के लिए देख लेते हैं कि इसमें क्या कमियां रही हैं। तो इन्होंने जो है पहला पॉइंट बताया है कि प्लेटो ने शिक्षा पर राज्य का अधिकार रखा। यह विचार वर्तमान दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं। यानी कि अगर हम वर्तमान दृष्टिकोण की बात करें तो वर्तमान दृष्टिकोण के अनुसार जो शिक्षा पर राज्य का अधिकार रखा वह उपयुक्त नहीं। यानी कि शिक्षा पर राज्य का अधिकार नहीं होना चाहिए बल्कि जो है शिक्षा पर तत्समय परिस्थितियों के अनुसार जो है समस्त लोगों का अधिकार होना चाहिए, उसमें समस्त लोगों की भागीदारी होनी चाहिए और सभी के लिए जो है प्रयास किए जाने चाहिए उसके विकास के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटो का पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांत अव्यवहारिक था। यानी कि प्लेटो ने जो पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांत बताया था वो अव्यवहारिक था तथा दार्शनिक राजा की अवधि बहुत कम थी। यानी कि जो अवधि निर्धारित की गई थी वो भी बहुत कम थी और निर्माण संबंधी सिद्धांत जो है जो बताया गया वो जो है अव्यवहारिक था। दूसरा पॉइंट है शासकों एवं प्रशासकों की शिक्षा पर विशेष बल दिया और जनसाधारण की शिक्षा को देखिए। अब अगर हम बात करें तो शासकों और प्रशासकों की शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल जो है प्लेटो के द्वारा जो है वो प्रबल समर्थक थे इसको देने के लिए। लेकिन जहाँ दूसरी ओर जो था जनसाधारण की शिक्षा को उन्होंने जो है उपेक्षित कर दिया, उस पर जो है कोई भी विशिष्ट प्रकार से अपने कोई भी मत स्पष्ट नहीं किए थे। इसलिए कहा जा सकेगा कि शासकों और प्रशासकों की शिक्षा पर तो विशेष बल दिया था लेकिन जनसाधारण की शिक्षा को जो है उपेक्षित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटो ने साहित्य एवं व्यवहारिक विषयों की अवहेलना की। यानी कि साहित्य एवं व्यवहारिक विषयों को विशेष रूप से जो है नहीं बताया था, केवल कुछ ही भागों में जो है साहित्य को सीमित कर दिया था और व्यवहारिक विषयों को भी जो है सीमित कर दिया था और इसलिए जो है प्लेटो ने साहित्य और व्यवहारिक विषयों की अवहेलना की। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में औद्योगिक शिक्षा को कोई भी स्थान नहीं दिया। यानी कि प्लेटो ने औद्योगिक शिक्षा यानी कि इंडस्ट्रियल एजुकेशन के बारे में भी अपनी शिक्षा में कोई भी सिद्धांत नहीं दिया, ना ही उसके लिए जो है कोई मार्गदर्शी सिद्धांत बताए। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटो ने दास शिक्षा को उपेक्षित किया था। उनकी दृष्टि में उन्हें शिक्षा देना निरर्थक था। यानी कि प्लेटो जो थे वो दास शिक्षा के लिए जो है बिल्कुल विरोधी थे। वो ये नहीं चाहते थे कि जो दास होते हैं उनको कोई शिक्षा दी ही जाए क्योंकि उनकी दृष्टि से उन्हें शिक्षा देना निरर्थक था और वो ये मानते थे कि अगर हम दासों को शिक्षा देंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा और ना ही उसका कोई हम प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए जो है प्लेटो ने दास शिक्षा को उपेक्षित किया और इस तरह से जो है अब हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे और इसमें प्लेटो का योगदान एवं प्रभाव है
और इसके बाद जो है एक योगदान की स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड जो है प्रभाव की है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद स्ट्रेंथ होगा और उसके बाद जो है होगा। और आज के लिए जो है बस केवल हाँ 2 स्लाइडें रह गई हैं, उसका हम जो है कंटिन्यू करेंगे। अनिल, प्लेटो ने आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, प्लेटो ने व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कुछ कहा था। प्लेटो ने व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जो है हाँ, जो शिक्षा योजना जो इन्होंने प्रस्तुत करी थी, अच्छा। उसमें इन्होंने जो है बताया तो था व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कि बालकों को जो है उनकी रुचियों के अनुसार जो है शिक्षा दी जानी चाहिए और जैसी जिसकी रुचि हो उसके अनुसार जो है शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। बस नहीं, वो नहीं। इतना ही जो है सर। वो तो पाठ्यक्रम में आ जाएगा कि उसकी विषय रुचि के अनुसार उसको विषय का सिलेक्शन दिया जाए, कौन से कोर्स करता रहे। लेकिन व्यवसाय की जो शिक्षा, व्यवसाय के रूप में व्यावसायिक शिक्षा जो अलग से होती है, उसके बारे में कुछ टिप्पणी की थी, कुछ इसके बारे में विचार दिए थे। ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। के बारे में व्यावसायिक शिक्षा के बारे में सब हाँ, सर इन्होंने अलग से गणित, ज्योतिषी और तर्कशास्त्र के अध्ययन पर इन्होंने बल दिया था। अच्छा अच्छा। व्यावसायिक शिक्षा से नहीं, लेकिन इन्होंने ज्योतिष विद्या, तर्कशास्त्र शिक्षा और गणित शिक्षा पर हायर एजुकेशन पे इन्होंने बल दिया था। ठीक है, अगर कोशिश करना व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड कुछ जानकारी मिले आप उसको इंट्रोड्यूस करना, वरना नहीं तो फिर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है सर। तो अगर- कल अभी हाँ, कल ठीक है, आप सर्च कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं आपको जानकारी दूँगा। ओके, ठीक है, गुड, अच्छा, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, ओके sir. ओके। Thank you.